ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना जावा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है? तो जिसमें इफ एल्स, स्विच और लूप, ठीक है? वो सब कवर हो गया था अच्छे से हम लोग का। एंड कुछ हमने टास्क भी दिया था जिसकी बात करेंगे हम लोग अभी आगे चल के, ठीक है? और प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने इंक्लूड करा दिया था आपका टास्क कि किस तरीके से, सॉरी, मॉड्यूल हमने बनाया था, मेन्यू क्रिएट किया था स्विच और वाइल लूप इफ वगैरह को यूज़ करके। अब आज से क्या पढ़ा जाए भाई? जावा कंट्रोल स्टेटमेंट को करने के बाद हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, हम कई सारे टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम ऑपरेटर्स भी शुरू कर सकते हैं, हम मेथड्स भी शुरू कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऊप्स भी शुरू कर सकते हैं। बट मेरा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि अब अगर हम लोग मेथड्स पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑपरेटर भी पढ़ सकते हो, बट उस लेवल के ऑपरेटर्स की नीड अभी आपको उतनी खास पड़ेगी नहीं। बेसिक ऑपरेटर की नीड पड़ती है जो आप जानते हो, प्लस माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड का साइन आप जानते हो। एक आक मॉड्यूलस ऑपरेटर आएगा कभी कोड में, वो सब कर लेंगे, ठीक है? कंपैरिजन ऑपरेटर आप जानते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड और नॉट ऑपरेटर आप जान गए हो। इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप जान गए हो। तो बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटर आप पहले ही समझ गए हो। जो कुछ थोड़े बहुत ऑपरेटर हैं उनकी बात हम लोग करेंगे अभी आगे चल के। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना मेथड, ठीक है? मेथड्स इन जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अब चाहे आप स्प्रिंग पढ़ो, हाइबरनेट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जावा में जब तक आपका करियर रहेगा तब तक आपको मेथड पे काम करना है। इतना इंपॉर्टेंट। अब समझना ये है कि मेथड होता क्या है सबसे पहले तो, ठीक है? तो मेथड के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मेथड, मैं पेंट पे पहले ओपन कर लेता हूँ, देखो समझाते हैं आपको। मान लो कि आपने एक क्लास बनाई, ठीक है? ये आपकी एक क्लास है, और क्लास के अंदर आपको कुछ कोड लिखना है, ठीक है? क्लास के अंदर आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, मेन मेथड तो आप बनाते ही हो। चलो, ये हमारा मेन मेथड हो गया, ये आपका मेन मेथड हो गया क्लास के अंदर। अब इसके अंदर अगर आपको कोड लिखना है, सपोज आपने क्या किया, आपने कुछ 100 लाइन का कोड लिखा, 100 लाइन का, ठीक है? 100 लाइन का आपने कोड लिखा, ठीक है? इस 100 लाइन का कोड लिखने के बाद आपने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने प्रिंट किया कुछ भी टास्क 1, ये आपने प्रिंट किया। अब इस टास्क 1 को प्रिंट करने के बाद अगेन आपको उसी 100 लाइन के कोड की ज़रूरत है जो आपने ऊपर लिखी थी, है ना? कई बार ऐसा होता है हमारे कोड में कि हम जो काम ऊपर किए होते हैं वही काम हमें नीचे भी करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के ऊपर अगर ये लिखे हुए हैं, इंट ए इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये टास्क प्रिंट करने के बाद मुझे फिर से यूज़र से वैल्यू लेना हो नीचे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संभावना है इस बात की? यस सर। तो यस अगर हमने 100 लाइन का कोड लिखा है और फिर कुछ दूसरा काम किया है और अगेन मुझे फिर से उसी 100 लाइन के कोड की ज़रूरत पड़ जाए, तो करेंगे क्या? हम यहाँ पे अगेन 100 लाइंस लिखेंगे। क्या करें भाई, मजबूरी है। उसके बाद मान लीजिए आपने फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया आपने, ठीक है? और आपने किया यहाँ पे टास्क 3, सॉरी 2, है ना? टास्क 2 आपने किया, और इसके बाद फिर से आपको उसी 100 लाइन की ज़रूरत पड़ गई जो आपने पहले किया था। ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है रियल टाइम में। अब यहाँ पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपने टोटल जो लिखा है 302 लाइन लिखा है। टोटल जो आपने किया है 302 लाइन लिखा है। पहली प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ा, ठीक है? तो प्रॉब्लम नंबर 1, मोर लाइन ऑफ कोड। किसकी वजह से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा? रिडंडेंसी की वजह से। रिडंडेंसी मत उसको बोलते हैं जब एक ही चीज़ बार बार हमारे कोड में आती है।
है ना, डुप्लीकेसी बोल सकते हो। ठीक है, आईटी के, अगर आईटी के टर्म्स में बोले, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, शायद आपने ये सब वर्ड सुना भी होगा, डेटाबेस वगैरह में बहुत यूज होता है। रिडंडेंसी की वजह से एक ही तरह के कोड हमें बार बार लिखने पड़ गए, और इस वजह से हमारा कोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहली प्रॉब्लम ये आई। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि अगर अगर इस नीचे वाले 100 लाइन में कोई कोड में एरर आता है तो उसका इफेक्ट पूरे में पड़ेगा, क्योंकि सब का सब एक ही ब्लॉक में है, सब का सब एक ही ब्लॉक में है। तो कहीं ना कहीं ऊपर चेंजेस करोगे तो नीचे इफेक्ट पड़ सकता है, नीचे चेंज करोगे ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर यहाँ कोई एरर आएगा तो पूरे में इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं डिपेंडेंसी। है ना, कोड आपस में डिपेंडेंट है, इधर इधर दिक्कत हो रही तो यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ दिक्कत हो रही तो यहाँ एरर आ रहा है। आपस में कोड एकदम खिचड़ी पका हुआ है ना। खिचड़ी में क्या होता है, अगर सारे आलू छाट के निकाल दो तो खिचड़ी खराब हो जाती है। क्यों भाई, निकालो तो आलू है, क्योंकि खिचड़ी होती है ऐसी, है ना, कि एक भी चीज़ निकलेगा तो पूरा मटेरियल खराब हो जाता है। सारा मटर छाट के निकाल दो, खिचड़ी खराब हो गई, मज़े नहीं आया खाने में। तो इसी तरह हमने यहाँ पे खिचड़ी पकाई हुई है, तो यहाँ पे अगर कोई एक जगह करोगे तो दूसरी जगह प्रॉब्लम तो आपको होनी ही है। ठीक है, पहली ये प्रॉब्लम सामने दिख रही है हमें। एंड थर्ड वन, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमारा जो कोड है वो मतलब मॉड्यूलर नहीं है। मॉड्यूलर का अपोजिट क्या बोल सकते हैं, कोई वर्ड है आपके पास? मॉड्यूलर जो वर्ड होता है, मॉड्यूलर मतलब अलग अलग, सेपरेट, सेपरेट किया हुआ। ठीक है, तो सेपरेशन का अपोजिट वर्ड कोई बताओ, कोई एक टर्म क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक टर्म था यार, याद नहीं आ रहा। चलो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ कि मेस्ड अप। ठीक है, कोड हमारा पूरा मेस्ड अप है। ठीक है, एक में पूरा मिला हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है कि भाई ये कोड अलग लिखा है, ये कोड अलग लिखा है, ये जिसको हम लोग मतलब अगर अलग अलग कर ले तो उसको हम बोलते हैं कि मॉड्यूलैरिटी अचीव करना, कोड को सेपरेट करना। सेपरेशन भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ये सब होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब आप कोड में डिबगिंग करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोई कोड में एरर आ गया तो आपके सामने 302 लाइन है है ना, आपके सामने 302 लाइन है, उसमें आपको एरर सॉल्व करना होगा। हो सकता है कि वो एरर या नीचे बीच वाले में हो, पर आप फेस तो 302 लाइन कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आएगी। मैं लिखूं कि डिफ़िकल्ट टू डिबग, डिबग करने में, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आई सबको? बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को कुछ? नो सर। एक और प्रॉब्लम आप लिख सकते हो, एक और प्रॉब्लम आप लिख सकते हो कि कोड मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आएगी। जब कोड हमारा मेस्ड अप होता है तो कोड में जब मेंटेनेंस करना होता है, सपोज कि हमें कोई लॉजिक चेंज करना है, तो मेरी 302 लाइन एक ही में जब मिक्स्ड होगी तो मुझे को कोई चीज़ चेंज करनी है तो मुझे 302 लाइन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो मेंटेनेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आएगी। मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी की, मेंटेन ए होगा ना, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी। डिफ़िकल्ट टू डिबग होगा, कोड हमारा बहुत ही ख़राब तरीके से मेस्ड अप होगा, आपस में डिपेंडेंट होंगे कोड। एंड एक ऊपर आप देख रहे हो मोर लाइन ऑफ कोड, ये तो आपका होगा ही होगा, है ना। ये प्रॉब्लम है जब हम ऐसे ही कोड को एक एक सीधा सीधा एक ही मेथड के अंदर लिख देते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है? ये मेन मेथड है। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मेथड लाता है, यही इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम समझ में आएगी तो कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। मेथड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेथड क्या है भाई? हम बोल सकते हैं अ मेथड इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। सब छोड़िए, पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि जावा के अंदर मेथड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब मेथड एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। कैसा कोड लिखते हैं? कुछ भी, हेलो हाय प्रिंट करो, पैलिंड्रोम के प्रोग्राम बनाओ, लूप चलाओ, पैटर्न प्रिंट कराओ, जो करना करो। तो जैसे मेन मेथड हो गया,
ठीक है, कोई प्रोग्राम खोल लेते हैं हम यहाँ पे टेस्ट वाला सही रहेगा आपको रिलेट करके समझाने में। तो अब आप इसी को देख लो, लॉन्च के अंदर जो ये हमारा मेन है, कहाँ गया ये, अब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखना है वो आपकी मर्जी से, हमने डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, ये तो हो गया मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। किस लिए होता है मेथड ब्लॉक ऑफ कोड? तो वही कैसा कोड, डिजाइंड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम मेथड बनाते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे टास्क होंगे तो हम बहुत सारे मेथड बनाएंगे। एक टास्क एक मेथड हो सकता है, एक टास्क को 3 मेथड से डिवाइड करके बनाया जाए। ठीक है, ऐसा है। तो ए मेथड इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को बार बार एक ही लॉजिक को लिख के उसको बार बार अगर आपको रीयूज करना है तो आप मेथड बनाते हैं। इट इज़ यूज टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी। और क्या करते हैं हम इससे, मॉड्यूलैरिटी अचीव करते हैं, कोड को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड या इतना ही लिखते हैं, इट इज़ यूज टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी। अब कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी अगर हमने अपने कोड में अचीव कर लिया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? तो अपने आप में रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी एक बेनिफिट है, तो मैं बेनिफिट्स में दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, क्या जब मेथड का क्या बेनिफिट है, एक तो है कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा क्या है, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब समझ रहे हो ना? मॉड्यूलैरिटी का मतलब अभी अभी कोड हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कोड को सेपरेट करना, अलग अलग सेपरेट करके लिखना। जैसे घर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सामान वगैरह अगर रखना है तो हम अलग अलग कमरों में रखते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी कि मेहमान आके बैठे हैं, वही उन्हीं के सामने प्याज कट रही, पूरा एकदम आंसू बह रहा है, सब चिल्ला रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बच्चा उसी में रो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। एक प्रॉपर जगह उनको बैठाया जाता है, किचन में अपना जो भी है, आग लग रही है, खाना पक रहा है, जो भी आंसू बहना है किचन में बह जाएगा। ठीक है, तो घरों में कितना प्रॉपर मॉड्यूलैरिटी हम अचीव करते हैं, कितना अच्छे तरीके से सेपरेट करके रखते हैं। मॉड्यूलैरिटी बोलो, कैटेगराइजेशन बोलो, सेपरेशन बोलो, सब आपस में इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होते हैं। आईटी में मॉड्यूलैरिटी ज़्यादा यूज होता है। इसको आप कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हो, सेपरेशन भी बोल सकते हो। तो मेथड की मदद से हम कोड को, छोटे छोटे पीस ऑफ लॉजिक को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, और एक कोड को अगर हमने एक मेथड में रखा हुआ है तो उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जब कोड रीयूजेबिलिटी हो गया, जब मॉड्यूलैरिटी आ गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोड रीयूज हो रहा है तो लाइन ऑफ कोड तो कम होगा ही, लेस लाइन ऑफ कोड, है ना भाई। जब कोड को रीयूज किया जा रहा है तो लाइन ऑफ कोड कम हो गई, पहली प्रॉब्लम दूर हो गई। मोर लाइन ऑफ कोड थी, लेस लाइन ऑफ कोड हो गई। जब आपका कोड अलग अलग रहेगा, अभी एक ही कमरे में मेहमान भी बैठे हैं, प्याज भी कट रहा है, तो मेहमान और प्याज की कटाई डिपेंडेंसी हो गई, आपस में डिपेंडेंट हो गए। प्याज कटेगा तो मेहमान भी रोएगा। अलग अलग कमरे में बैठे हैं तो डिपेंडेंसी नहीं होगा, उधर प्याज कट रही, इधर मेहमान हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो पता ये चलता है कि अगर हम कोड को सेपरेट करके रखें तो वो आपस में लेस डिपेंडेंट होंगे। या कह लो कि अगर आप अच्छे तरीके से कोड लिखते हो, फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हो, तो एकदम ही डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। वो आगे टर्म है, हम लोग आगे चल के टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग वगैरह पढ़ेंगे, स्प्रिंग वगैरह में बहुत शानदार तरीके से। बट कहीं ना कहीं मेथड भी डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रेड्यूसेस डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी रिड्यूस हो गई। फिर क्या प्रॉब्लम थी भाई इसमें मैच्ड अप था। यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर है, मैच्ड अप नहीं है भाई, सेपरेट है। डिफिकल्ट टू डिबग, यहाँ पे इजी डिबगिंग होगा। सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए हैं,
ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ मान लो सामान खोजनी है, बड़ा दिक्कत होता है। हॉस्टलर्स के साथ अक्सर होता है, एक ही कमरे में सब फेंके हुए हैं इधर का उधर, कुछ मैनेजमेंट है नहीं, अब कल एग्ज़ाम है, मोजा ही नहीं मिल रहा है। सॉक्स खोज खोज के हालत ख़राब हो जाती है, फिर क्या करेंगे? गंदों में से कम गंदा खोज के पहन के जाना पड़ता है। तो ये समस्या है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से सेपरेट करके नहीं रखा गया। गंदे का ऐसा नहीं कि आप लॉन्ड्री बकेट है वहाँ पे अलग रख रहे हैं, साफ कपड़ा अलग रख रहे हैं, कुछ नहीं, सब भरे पड़े हुए हैं अपना इधर ही फेंक फाक के। उससे क्या होता है, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। तो हम जैसा जिंदगी में जीते हैं ना, वैसा ही कोड भी लिखना है साफ सुथरा हमें। साफ सुथरा ही कोड लिखना है हमें। तो साफ सुथरा कोड लिखने के लिए हम मेथड का भी और भी तरीके हैं, क्लास है, मेथड है, पैकेजेस हैं, बहुत सारे तरीके धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी हम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो हम चीज़ों को मैच्ड अप नहीं करना चाहेंगे, हम चीज़ों को मॉड्यूलर रखेंगे। और अगर मॉड्यूलर रहेगा तो ईजी टू डिबग होगा। कोई चीज़ चेंज करनी है कोड में तो हमें पता है कि हाँ ये चीज़ इस मेथड में लिखी है, ये चीज़ इस मेथड में लिखी है, तो डिबगिंग ईजी होगी। ईजी टू डिबग, ठीक है। डिबग करना, मेंटेन करना भी इजी होगा। फिर मेंटेनेंस भी, अब ये सारी चीज़ें आ गई तो मेंटेनेंस जाहिर सी बात है, कोड का जो मेंटेनेंस होता है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, कोड मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड के बेनिफिट्स हो गए। अब मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर दूं इस चीज़ को, ये कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे मैंने मेन लिखा था, उसमें 100 लाइन लिखा, ठीक है, ये 100 लाइन हमने लिखा, फिर कोई दूसरा टास्क किया, फिर 100 लाइन लिखा, फिर दूसरा टास्क किया, फिर 100 लाइन लिखा, फिर दूसरा टास्क किया, फिर आगे किया नहीं किया डजेंट मैटर, मतलब 3 बार 100 लाइन लिखा। अब इसी को अगर मुझे मेथड के अप्रोच से करना होता तो मैं कुछ ऐसे करता। क्लास तो मैं बनाता ही, नो डाउट, क्लास तो मैं बनाता, बट एक क्लास ना बना करके मैं बनाता 2 क्लास। ठीक है, 2 क्लास बना देता। एक क्लास से भी संभव है, लेकिन हम और ज्यादा मॉड्युलैरिटी अचीव करने के लिए हमने 2 क्लास बना दिया। चलो अच्छी बात है। एक क्लास के अंदर हमने रखा मेन, जो कि हमें रखना ही पड़ेगा भाई, मेन से क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो मेन एक स्पेसिफिक ऐसा मेथड हो गया जो कि स्पेशली डिजाइंड है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क विच इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है जहां से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो मेन का एक स्पेसिफिक टास्क है, इसी तरह हर मेथड का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। तो ये मेन हो गया। तो मेन भी एक मेथड है, इसके बारे में और बात करेंगे आगे चल के। तो मेन मेथड हो गया। अब 100 लाइन लिखना है ना, हम नहीं लिखेंगे मेन में 100 लाइन। हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास के अंदर जो मेरी अदर क्लास है XYZ कुछ भी, उसके अंदर एक मेथड बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, अभी आप उस पर ना जाएं। हमने एक मेथड बनाया और वो जो 100 लाइन मुझे लिखना था मैंने उस मेथड में लिख दी। ठीक है, उस मेथड में लिख दी। अब जब भी मुझे इन 100 लाइन की ज़रूरत होगी, मैं 100 लाइन स्क्रैच से न लिख करके मैं सीधे कॉल करूँगा इस मेथड को, कॉल दैट मेथड। अब कॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कॉल मेथड, कॉल करने में सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत लगती है। एक लाइन में आपने कॉल किया, कंट्रोल यहाँ गया और उसने 100 लाइन को चला दिया। वाह भाई, एक लाइन से 100 लाइन मिल गई। उसके बाद आपने क्या किया, SOP किया टास्क 1, SOP आपने किया टास्क 1, ठीक है ना, ये कर दिया। अब फिर से 100, उसी 100 लाइन की जरूरत है, तो फिर से नहीं लिखना है ना हमें। यही, इसी को तो बोलते हैं कोड मॉड्यूलैरिटी, अलग से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को फिर से चाहिए तो मैंने किया कॉल दैट मेथड अगेन। आप एक मेथड को कितनी बार भी कॉल कर सकते हो अपने यूज़ के अनुसार। और फिर से आपने 100 मेथड ले लिया, सॉरी 100 लाइन ले लिया, फिर से 100 लाइन का कोड रन हो गया आपका। फिर आपको करने का था SOP टास्क 1, चलो SOP टास्क 1, SOP मतलब system.out.println, एंड देन अगेन मुझे 100 लाइन चाहिए था, अगेन मैं सेम मेथड को कॉल कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देखें, एक ही बार हमने 100 लाइन का कोड लिखा, बट इस्तेमाल उसको 3 बार किया है। इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी।
कोड हमारा एक ही में मैच्ड अप नहीं है, 100 लाइन यहाँ लिखा है, कॉलिंग का यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब लाइन ऑफ कोड देख लो, मेन में हमने किया है 1 2 3 4 5 लाइन, उधर 100, टोटल लाइन ऑफ कोड हो गई सीधे 105। अब आप लोग क्लास व्लास भी तो बनाए हैं, चलो ले लो 5-6 लाइन, 110 तो हो गया अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। कहाँ 302 लाइन, कहाँ 110 लाइन, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, 100 ये हो गया, 1 2 3 4 100, ऐसे तो 105 ही है। लेकिन आप बोलोगे ये मेथड क्रिएट करने भी तो कुछ जान लगी होगी, ये क्लास भी तो क्रिएट किए होंगे, तो ले लिया 5 लाइन एनफ है क्लास मेथड क्रिएट करने के लिए, तो 110 अप्रॉक्स ले लिया हमने। तब भी देखा जाए तो 3 गुना कोड कम हो गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स लाइन ऑफ कोड कम होता दिख रहा है हमें। समझ में आया मेथड का पर्पस? बताइए। यस सर। और मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी किया होगा, आपने पहले भी किया होगा ये सब काम। जैसे अब ऐसे ऐसे ध्यान ले लो, हम क्या करते हैं, हम स्कैनर क्लास बनाते हैं, मैं शॉर्ट में या पूरा ही लिख देता हूँ। स्कैनर क्लास ऐसे बनाते हैं, न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमने बनाया। अब हम स्कैनर क्लास का एक जो नेक्स्ट इंट कॉल करते थे ना, एक्चुअली ये नेक्स्ट इंट क्या है, मेथड है। तो एक मेथड कॉल करते थे, तो नेक्स्ट इंट जो मेथड स्कैनर क्लास के अंदर बना होगा, उसके अंदर बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, वो पूरा का पूरा चल जाता है एक बार चलाने पे। वो मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टॉय टी, कंट्रोल शिफ्ट टॉय टी, ये किया हमने, एंड यहाँ किया स्कैनर, ये आया, इसको उठाते निकालते हैं, इसका कोड निकालते हैं, ठीक है, ये आया, और कंट्रोल F कर लेते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट इंट, पकड़ते हैं नेक्स्ट इंट को, हैज़ नेक्स्ट इंट है, हैज़ नेक्स्ट इंट, ये देखो, तो ये नेक्स्ट इंट मेथड ये हम लोग कॉल करते हैं। ये किसको कॉल कर रहा है, नेक्स्ट इंट डिफॉल्ट रेडिक्स, तो ये इसके इस पे हमें जाना पड़ेगा, है ना, ये देखो नेक्स्ट इंट मेथड आ गया। अब आप देखिए कि नेक्स्ट इंट मेथड हम कितना लाइन को का है, यहाँ से लेके इतना है ना, 55 से 75, तो 55 से 75 कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 20 लाइन, लगभग 55-65 से अप्रॉक्सीमेटली 20-22 लाइन हो गया, ठीक है। अब ये जो 20-22 लाइन का कोड है, ये हमें एक लाइन पे चल जाता है। हम क्या करते हैं अपने जावा के लॉन्च में, हमने किया, मैं अब यहीं पे करता हूँ, देखो हमने तो ये किया भाई साहब, स्कैनर स्कैनर, ये मैंने पहले ही बोला है, ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, एस उस कुछ भी, एक वैलिड आइडेंटिफायर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये ले लिया हमने, एंड हमने किया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखो हमने एक लाइन लिखी, बट एक लाइन लिखने से हमें कितना कोड मिल रहा है, हाँ भाई साहब 20-22 लाइन मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये इसी में आते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट इंट लिया और वैल्यू जो आई ए में होल्ड कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद मैंने किया सिस आउट test1, उसके बाद अगेन मैंने नेक्स्ट इंट मेथड को चलाया, अगेन मैंने नेक्स्ट इंट मेथड को चलाया और बी में रख दिया जो भी चीज़ें आई, ठीक है। फिर से मैंने टेस्ट2 चलाया, SOP टेस्ट2 किया, ठीक है, SOP किया टेस्ट2, और फिर से मैंने उसी मेथड को रीयूज किया। देखिए ये होता है रीयूजेबिलिटी का पावर। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम तो यहाँ पे सिंगल लाइन लिख रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिंगल लाइन लिख रहे हैं, पर एक बार जब आपने नेक्स्ट इंट किया ना, तो ये पूरा कोड इंटरनली चला होगा। फिर जब आपने एक टेस्ट1 के बाद फिर से जब नेक्स्ट इंट किया, तो फिर से ये कोड पूरा चला होगा। तो जितनी बार आप नेक्स्ट इंट करते जाते हो, उतनी बार
इतना सारा कोड चलता रहता है इंटरनली। उसमें भी कई सारे मेथड और कॉल किए। अभी ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे-धीरे जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो समझ में आने लगेगा। उसमें भी कई सारी चीज़ें कॉल हुई हैं, तो बहुत सारा लाइन ऑफ कोड और बढ़ जाएगा। ये इतना नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में ये भी चल रहा है, बीच में कैचेस वगैरह के भी चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जितना दिख रहा है, अगर उतने की भी बस हम बात करें तो 20-22 लाइन तो मिल रहा है ना एक लाइन लिखने पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बार जावा के डेवलपर्स ने कोड लिख करके रख दिया है, उसको हम बार-बार रीयूज़ कर रहे हैं। कोड रीयूजेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट इंट में इंट इंटीजर मतलब वैल्यू लेने का लॉजिक, मैथमेटिकल टर्म्स में इंटीजर वैल्यू लेने का लॉजिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट बूलियन में बूलियन वैल्यू लेने का लॉजिक लिखा हुआ है। क्या नेक्स्ट इंट मेथड से हम बूलियन वैल्यू ले सकते हैं? बताइए। नो सर। पता ये चला कि भाई मेथड किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, और अगर काम 10 है तो मेथड भी 10 होगा। मेरे को इंटीजर वैल्यू भी लेनी थी, मेरे को मतलब मेरे को इंट वैल्यू भी लेनी थी, मेरे को बाइट वैल्यू भी लेनी थी, मेरे को शॉर्ट भी लेना था, मेरे को लॉन्ग भी लेना था, मेरे को फ्लोट भी चाहिए था, डबल भी चाहिए था, कैर भी चाहिए था, बूलियन, 8 तरह की वैल्यू लेनी थी हमें। आठों के अलग अलग मेथड हैं स्कैनर क्लास के अंदर। आठों मेथड आपको, आप खोजोगे यहाँ पे कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ से सर्च इजी हो जाता है, आठों मेथड यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही देखो, देखो नेक्स्ट लॉन्ग यहाँ पकड़ा गया, देखो यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट लॉन्ग जब करते होंगे तो फिर इतना कोड चलता होगा। इसी तरह आप देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको खोजने वाले पे, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इसमें रहता है सारा, तो आपको खोजना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट फ्लोट मिल गया, यूज़ किया आपने नेक्स्ट फ्लोट, देखो नेक्स्ट फ्लोट इतना सारा है, सब मिल जाएगा। सो मेथड से हो क्या रहा है, मेथड कोड रीयूजेबिलिटी कर रहा है। मेथड एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बहुत कायदे से कि डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जिसको वो अब एक बार आपने डिज़ाइन करके रख दिया, अब उस कोड को बार बार यूज़ किया जाए। अगर वो स्पेसिफिक टास्क की नीड 10 बार है तो 10 बार कॉल करो मेथड को, 1000 बार है तो 1000 बार करो, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हम नेक्स्ट इन मेथड को अपने कोड में कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई साहब कि मेथड क्या होता है। ठीक, आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा मेथड को समझने के लिए। अभी कोड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं समझा है, क्योंकि अभी मेथड बनाना सीखना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोड यूजेबिलिटी है एंड मॉड्यूलैरिटी भी, आई वुड से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाई मेथड के टाइप्स, ठीक है, क्योंकि मेथड समझ लिए तो उसका टाइप समझेंगे, फिर मेथड बनाना सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेथड, बेसिकली दो तरीके के मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड को अगर हम टाइप कैटेगराइज करें तो हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी मेथड दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है जो मेथड पहले से हमें बना बनाया मिला है, प्री डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, या मेथड या मेथड्स। और दूसरा आप बोल सकते हो यूज़र डिफाइंड मेथड। दो तरीके के हो सकते हैं। प्री डिफाइंड मेथड के और भी नाम हो सकते हैं, यूज़र डिफाइंड, सॉरी, इसको बिल्ट इन भी बोल सकते हैं हम, बिल्ट इन मेथड भी बोल सकते हैं। इसको कई बार सिस्टम डिफाइंड मेथड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको और कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्ट इन, प्री डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड, और कोई अगर नाम होगा इंटरनेट पे निकालना शायद अगर मिल गया तो ठीक है। वैसे सबसे मोस्ट कॉमनली प्री डिफाइंड और बिल्ट इन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया। और यूज़र डिफाइंड मेथड को यूज़र डिफाइंड मेथड सिंपली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्री डिफाइंड मेथड वो मेथड होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मेथड ऐसे लिख देता हूँ, क्या बोल सकते हैं मेथड को, दीज आर या मेथड ऐसे लिख देते हैं, मेथड्स विच विच इज प्रोवाइडेड, या डायरेक्ट लिखते हैं हम, प्रोवाइडेड बाय जावा लाइब्रेरी,
जावा लाइब्रेरी, जावा के टर्म्स में हम जावा लाइब्रेरी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कल कोई स्प्रिंग पढ़ेंगे तो स्प्रिंग की लाइब्रेरी के भी मेथड मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम JRE सिस्टम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ना, JRE, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी बिल्ट इन मेथड वो कहाँ है, JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर। तो जब जावा हमने डाउनलोड की थी तो जावा वालों ने बना के मेथड दिया, तो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर पूरे मेथड रख दिए हैं। अब मेथड लाइब्रेरी में डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस होंगे, पैकेजेस के अंदर क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर मेथड होंगे, जो अभी धीरे धीरे आप समझोगे चीज़ों को। तो मतलब पता ये चला कि भाई कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं जो बने बनाए मेथड होते हैं, और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो हम बनाते हैं, बने बनाए मेथड या हम जो बनाए मेथड, ठीक है। तो हम जो बनाए मेथड उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड। मतलब आप बोल सकते हो कि क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई मेथड बनाया राजू नाम का, ठीक है। अभी सिंटेक्स ये नहीं रहेगा कि राजू लिख दो तो मेथड बन जाएगा, सिंटेक्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो राजू नाम का ऐसा कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है जावा में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। और बाकी अगर अब मिले तो हमें बता देना कि कोई राजू नाम का जावा लाइब्रेरी में बना के रखा गया है, ठीक है। तो ये सीन है। तो दो तरीके के मेथड होते हैं। तो प्री डिफाइंड मेथड में को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट इंड मेथड है, उसमें हम कोई चेंज थोड़ी करते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि जावा ओपन सोर्स है तो हम पूरा उसको निकाल के पूरा चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका कोड बेस है, नहीं, हम उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड मेथड को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा अगर कोई आप मेथड की नीड होती है तो हम बनाते हैं, और नीड पड़ती ही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यूजर डिफाइंड मेथड बनाना सीखना है। तो अब टॉपिक आएगा हाउ टू क्रिएट अ मेथड। अब मैं आपको बता दूं, चाहे यूजर डिफाइंड मेथड हो चाहे प्री डिफाइंड मेथड हो, जावा का रूल सेम है। ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड मेथड का सिंटैक्स अलग होगा, यूजर डिफाइंड मेथड का सिंटैक्स अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर स्कैनर क्लास के अंदर, तो जैसे ये मेथड बना है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही यूजर डिफाइंड भी हो जाएगा। तो फर्क क्या हुआ, सिंटेक्स वाइज कोई फर्क नहीं हुआ। सिंटेक्स वाइज प्री डिफाइंड मेथड यूजर डिफाइंड मेथड को आप मतलब डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, सिंटेक्स वाइज दोनों सेम है। अवेलेबिलिटी वाइज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। भाई जावा ने जिन मेथड्स को ऑलरेडी अवेलेबल कराया है, या मैं बोलूँ क्रिएटेड बाई से डिफरेंस आ गया, क्रिएटेड बाई जावा डेवलपर्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी पहले से है, उनको बोल दिए बिल्ट इन मेथड, और जो हम बनाते हैं उनको बोल दिए यूजर डिफाइंड मेथड। बट मेथड बिल्कुल सेम ही दिखेंगे आपको, अंदर का कोड खिचड़ी पका रहेगा जो भी है, लेकिन मेथड जो बनाने का तरीका होगा, सिंटेक्स आर सेम, वेदर यू आर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड मेथड। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में ओरेकल वगैरह ज्वाइन करो तो बनाओ प्री डिफाइंड मेथड भी जावा के लिए, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट अ मेथड, मेथड कैसे बनेगा। मेथड बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज ये याद रखें कि मेथड कैसे बनेगा, जानने से पहले ये जान लें कि मेथड कहाँ बनेगा। तो जवाब ये है कि मेथड इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। ये जावा 8 तक, या मैं बोलूँ जावा 17 तक सही बात है। जावा 21 वगैरह में बिना क्लास के भी मेथड बन जाते हैं, बट उसमें भी इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम एक ट्रेडिशनल सेंस में, क्योंकि हम जावा 8 पढ़ रहे हैं, हमने जावा 17 इंस्टॉल करी है, तो अप टू जावा 17 तक भी अगर आप देखोगे तो मेथड हमेशा क्लास के अंदर बनेगा। इवन जावा 21 23 में भी मेथड ऑलमोस्ट 99% सीन में, या फिर उससे भी ज़्यादा बोल लो, कि क्लास के अंदर ही बनता है। पर हाँ, एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आसान स्टार्ट के लिए, मेथड बिना क्लास के भी बनाना संभव है जावा के रिसेंट वर्जन में। बट वैसा होता नहीं है कि क्लास खत्म हो गई है, क्लास डेप्रिकेट हो गई है, क्लास यूज नहीं होती जावा के रिसेंट में, ऐसा नहीं है। बस एक तरीका रख दिया गया है कि हाँ चलो एक कभी कधर ऐसा भी कर सकते हैं।
बट अगर देखा जाए तो जो मेथड है वो हमेशा क्लास के अंदर बनेगा। सो आप रिसेंट वर्जन्स के बारे में इंटरनेट पे पढ़ के कंफ्यूज ना होना कि अरे यार सर ने तो लिखवाया था नोट्स में कि मेथड इन जावा मस्ट बी इनसाइड ए क्लास, और गूगल पे चैट जीपीटी पे तो दे रहा है कि नहीं, बिना क्लास के भी मेथड बना सकते हैं। सो हमें वर्जन्स भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि वो जो बात बोल रहा है वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। क्या बिना क्लास के मेथड बनाना ये मतलब मेजर यूज है या कभी कभार ऐसा होता है। फिर वर्जन भी देखना है कि कौन से वर्जन में है, और रिसेंट वर्जन में एक्सपेरिमेंटल चीज़ है तो उसको नहीं लिया जाएगा। जो LTS लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन है, जो जो ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा लंबे समय तक जो सपोर्ट दिया जा रहा है जिन वर्जन्स को, लाइक जावा 8 है, जावा 17 है, इनमें आपको मेथड हमेशा क्लास के अंदर बनाना है। और जो जावा के रिसेंट वर्जन भी हैं उनमें भी क्लास के अंदर ही मेथड बनता है इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। एक आध 0.1% केस को छोड़ दें तो ये रूल याद रखेंगे कि मेथड इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। ठीक है, पहला रूल जान लीजिए। ठीक है, क्रिएट करने से पहले ये तो मैं एक रूल लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी क्रिएट कैसे करेंगे, अब इतना तो पता चल गया कि भाई साहब क्लास के अंदर ही मेथड क्रिएट होगा। तो आइए पहले एक क्लास बनाते हैं। आप बोलेंगे क्लास तो आप लॉन्च पहले से बनाए हो। हम लॉन्च के अंदर ऑलरेडी एक मेथड है, हम चाहेंगे कि हम अलग से एक क्लास बनाएं। ठीक है, और उसमें अपना मेथड बनाएं ताकि हम और अपने कोड को मॉड्यूलराइज कर पाएं। देखिए कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब आप बोलोगे क्या इस लॉन्च के अंदर मेथड नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है भाई साहब, लेकिन वो इस स्टैटिक की वजह से हम नहीं बना रहे हैं। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं, बड़ा बवाल हो जाता है इस स्टैटिक की वजह से, तो समझेंगे आगे चल के। तो अभी आपको मेथड प्रैक्टिस करना है ना, तो आप अलग से क्लास बना लो। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया जाए, हम इसके अंदर मेथड्स बनाने वाले हैं ना, तो इस क्लास का नाम रख देते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेथड्स। ठीक है, प्रैक्टिस मेथड्स, एंड यहाँ पे हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर मेन नहीं बनाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। इसको ड्रैग करके राइट साइड में ले आते हैं, तो इसके अंदर मेथड नहीं बना दोगे मेन मेथड, भाई प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू होगा। एंड अब इसके अंदर हम क्लासेस अब मेथड बनाना सीखेंगे। क्यों इसके अंदर बना रहे? क्योंकि हम रूल जानते हैं कि जावा में जब भी हमें मेथड बनाना होगा, मेथड हमेशा क्लास के अंदर बनेगा। अच्छा, अब मेथड में कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी देना है। क्या क्या? पहला एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, दूसरा रिटर्न टाइप, तीसरा आपका आ जाता है मेथड नेम। ठीक है, देन पैरामीटर एरिया, एंड देन एक लगता है ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथड बॉडी। तो मैं बीच में ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा है मेथड बॉडी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। अगर पैरामीटर नहीं है तो हम बोलेंगे जीरो पैरामीटराइज्ड मेथड। तो ये बेसिकली एक सिंटेक्स हो गया। पैरामीटर देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, कुछ ऐसे डाल देते हैं ऑप्शनल, ओपी लिख देते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपी, ऑप्शनल। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड बनेगा। तो एक्सेस मॉडिफायर सबसे पहले हमने लिखा पब्लिक, पता चला पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है। अभी पब्लिक का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर रिटर्न टाइप हमने दिया मान लो वॉइड। फिर मेथड का नेम हमने दिया, आई वुड से टेस्ट देते हैं, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं कोड को, टेस्ट। देन डब्बा लगाया, ब्रैकेट लगाया, एंड मेथड की बॉडी दे दिया। ठीक है, तो दिस इज योर मेथड। अब इस मेथड को समझना है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को समझना है, तो इसके लिए हम पेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ये कोड हमने ऐड किया, ये पूरा डायग्राम ऐड किया है। इसको पूरा हटा लेते हैं,
देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ये हमने एक सिंपल बिल्कुल मेथड बनाया है, ठीक है। अब ये जो मेथड है वो किसी न किसी क्लास में है ना। ये जो मेथड है वो किसी न किसी क्लास में है। अब जाहिर सी बात है कि इस मेथड को क्लास के बाहर से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, है ना। क्लास से बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। अब ये अगर मेन मेथड के अंदर से अगर मैं इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस क्लास के बाहर से कॉल किया जा रहा है। तो मेरा मेथड क्लास के बाहर से कॉल होगा कि नहीं होगा, यही बताता है एक्सेस मॉडिफायर। मतलब एक्सेस मॉडिफायर मेथड का स्कोप बताता है कि मेथड कितनी दूरी तक कहां कहां से एक्सेसिबल होगा। पब्लिक मतलब फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी इस प्रैक्टिस मेथड के अलावा इस प्रोजेक्ट में दूसरी कोई भी क्लास होगी वहां से ये मेथड एक्सेसिबल होगा। तो पता ये चला कि पब्लिक क्या है, एक तरह का एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। अब एक्सेस मॉडिफायर अलग से हम पढ़ेंगे। कई तरह के एक्सेस मॉडिफायर जावा में होते हैं। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। पब्लिक के जगह हम प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्राइवेट के जगह हम प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, या हम कुछ नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लग जाएगा। तो अभी एक्सेस मॉडिफायर में नहीं पढ़ना है, जस्ट पब्लिक के बारे में जान लो। पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर क्या करेगा, ये बताएगा स्कोप मींस फ्रॉम एनी क्लास वी कैन एक्सेस दिस मेथड, ठीक है। फ्रॉम एनी क्लास, फ्रॉम, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फ्रॉम एनी क्लास वी कैन एक्सेस दिस टेस्ट मेथड, ठीक है। ये बताया पब्लिक ने। अच्छा, मेथड एक कोड को कंटेन करता है। मेथड के अंदर होता क्या है भाई साहब, कुछ ना कुछ हम लिख करके रखते हैं, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कोड लिखते हैं, ठीक है। मैं कमेंट करके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोड। तो जब भी आप मेथड को कॉल करोगे, हो सकता है मेथड आपको कुछ रिटर्न भी करे और हो सकता है कुछ रिटर्न ना भी करे। तो इस केस में ये वॉइड जो है इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। वॉइड मतलब क्या रिटर्न कर रहा है ये, कुछ नहीं। नल। नहीं नल नहीं, कुछ नहीं। नल नहीं होगा भाई, नल नल कर देंगे तब तो रिटर्न टाइप हो जाएगा, वो उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वॉइड मतलब कि दिस मेथड दिस मेथड रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये हो गया। रिटर्न का मतलब क्या हुआ ये समझना है। वैसे अभी इससे समझाएंगे, पेंट में तो समझ में नहीं आया, कोड में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी तक माइंड में रखना कि वॉइड मतलब होता है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न किसको, जो इसको कॉल करेगा। आपको किसी ने फ़ोन किया, आपने रिटर्न में उसको खूब सुनाया, मतलब रिटर्न आया। आपको किसी ने कॉल किया, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, अगला हेलो हेलो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आवाज़ सुन के फ़ोन काट दिया, आपका काम हो गया, अगले ने आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर फ़ोन आया, आप चुप हो, मतलब रिटर्न हो, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, रिटर्न वॉइड है। एंड समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें हम रिटर्न भी कर देते हैं। कोई हमें कॉल करता है, हम खूब सुनाते हैं, कई बार चुप रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सीन हो सकता है। तो एक मेथड कुछ रिटर्न कर भी सकता है, कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकता है। कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो वॉइड लिखा जाएगा। आप मुझे इस एक बताएं कि नेक्स्ट इंट मेथड जब हम कॉल करते हैं तो मुझे कुछ रिटर्न मिलता है क्या? नहीं। मिलता है, एक इंट वैल्यू मिलती है। तो तभी ना हम उसको ऐसे होल्ड करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू। नेक्स्ट इंट मेथड चलाएं तो जो नंबर हम अब जब चलाएं तो इसने बोला इसके अंदर
नेक्स्ट इंट के अंदर एक ऐसा लॉजिक लिखा है जो मुझे कंसोल में वैल्यू लेने में हेल्प करता है। मैंने कंसोल में लिया 10 और एंटर मारा, तो नेक्स्ट इंट मेथड ने मुझे वो 10 रिटर्न करके दे दिया, जिसको हमने ए में होल्ड कर लिया। तो मेथड कैन रिटर्न समथिंग एंड हो सकता है कि रिटर्न ना भी करे। तो वो सब हमें सीखना है, बना बना के अभी क्लियर होगी चीजें आपको। देन ये आ गया टेस्ट। टेस्ट क्या है भाई साहब? मेथड का नाम है और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, तो कन्फ्यूजन न रहे बिल्कुल। मेथड नेम जो कि चूंकि एक ये हमारा आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर के रूल हमने पढ़ाया है पहले ही। तो आइडेंटिफायर के रूल के अनुसार आप मेथड का नाम रखेंगे, बट बात वही आ गई कि रूल तो सही है, बट हम रूल फॉलो करें या कन्वेंशन फॉलो करें, या दोनों फॉलो करें। रूल फॉलो किया जाएगा कि कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा कि दोनों फॉलो किया जाएगा? कन्वेंशन। तो कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो कन्वेंशन में तो कहीं ना कहीं रूल आ ही जाएगा ना। रूल के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, रूल के जी बियॉन्ड हम सर। नहीं जा सकते। रूल के बियॉन्ड जाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो रूल तो फॉलो करना है विथ कन्वेंशन। तो एक आइडेंटिफायर है और नाम इसका हमेशा आप कन्वेंशन के हिसाब से देंगे। कौन सा कन्वेंशन बताया था हमने? हाँ, चलिए ये आप हमें बताइएगा कौन सा कन्वेंशन यूज करें। वैलिड नेम सर। अरे वैलिड नेम कौन सा कन्वेंशन है भाई? सर कैमल केस होगा क्या? हाँ, पास्कल लोअर कैमल केस। सॉरी लोअर के लिए। हाँ, लोअर कैमल यस केस सर। यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और ये हो गया मेथड के बारे में समझ गए। और ये बॉडी है जिसमें कोड लिखा जाएगा। अब आइए चलिए हम कुछ कोड लिखते हैं। सिस आउट लिखा, कितना भी लाइन लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, लिमिट नहीं, जितना मन है उतना लिखिए। बट ये ध्यान रखना है कि जैसा मेथड का नाम है वैसा ही काम रखें। नाम कुछ और है, काम कुछ और है, तो वो एक अच्छा कोड नहीं कहलाएगा, है ना। ऑफिस के बाहर लिख दिए हैं आईटी कंपनी और अंदर बना के रखे हैं सुलभ शौचालय, तो काम नहीं बनेगा। जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि मेथड का नाम, क्लास का नाम मीनिंगफुल हो। ये पहले भी हमने बताया है। चलो अब बात है कि मेथड को कॉल कैसे करें भाई साहब, क्योंकि हमारा कोड तो मेन से शुरू होगा। मेन एक बात और याद रखें कि मेथड तब तक नहीं चलता जब तक उसको कॉल ना किया जाए। मेथड मस्ट बी कॉल्ड। अगर मेथड को आप कॉल नहीं करेंगे तो वो मेथड रन ही नहीं होगा। यू मस्ट कॉल अ मेथड टू एग्जीक्यूट। आप बोलेंगे यार अच्छा ऐसा है, मेथड को जब तक कॉल ना करें तब तक नहीं चलता, तो मेन मेथड को हम कहीं कॉल करने का लॉजिक लिखते हैं क्या? ये तो अपने आप चल जाता है। कैसे? स्टैटिक कीवर्ड के कारण। नहीं, जेवीएम के कारण। जेवीएम कॉल करता है ना इसको। क्लास लोडिंग के कारण। हाँ, तो हम करें या कोई करे, मेथड कॉल होना चाहिए। तो मेन मेथड जो है वो जेवीएम कॉल कर देता है, और ये सब मेथड हम करेंगे कॉल। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। तो मेथड, यू मस्ट कॉल अ मेथड टू एग्जीक्यूट इट्स लॉजिक। मेथड के लॉजिक अगर आपको एग्जीक्यूट कराने हैं तो आपको मेथड कॉल करना ही होगा। अभी देखो ना, अभी हमने क्लास बनाया है, मेथड वेथड सब बनाया है, और यहाँ पे सिस आउट कर दिया हमने, कुछ भी हाई कर दिया, हाई आएगा और प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम मेन से शुरू होगा, सीधा मेन बंद, प्रोग्राम बंद। क्यों जाएंगे भाई हम इधर, जब हमें इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं गया है कि इधर जाना है, टेस्ट को चलाना है, तो क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। सी हाय आया, खत्म। टेस्ट वेस्ट नहीं आया, तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट मेथड चले, इसके अंदर का लॉजिक रन हो, तो कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का क्या तरीका है? अब यहाँ से ऊप्स की भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम आपको ऊप्स के टर्म्स में अभी नहीं बताएंगे, हम आगे चल के ऊप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर आपको ये मेथड को कॉल करना है, आपको पहले देखना है कि ये किस क्लास में है। पहले क्लास के अंदर घुसना पड़ेगा। क्लास के अंदर घुसने के लिए आप अपने क्लास का नाम और एक क्लास से एसोसिएटेड एक वेरिएबल बनाएंगे।
मान लीजिए हमने कर दिया प्रैक्टिस मेथड p इज इक्वल टू, आप लिखेंगे न्यू प्रैक्टिस मेथड और देंगे ब्रैकेट। ये सिंटैक्स है। हुआ क्या है यहाँ पे, मैं आपको बोलूँ, यहाँ हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। क्लास तो चलो समझ में आती है, कैटेगराइजेशन के लिए यूज करते हैं, बट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना मतलब क्या होता है, तो उस पे अभी जाना ही नहीं है। क्यों जाए हम, जिस चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की हमें अभी नीड है, उस चीज में क्यों घुसे भाई। मेरे को टेस्ट मेथड चलाना है ना, ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम एक वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास का नाम ब्रैकेट, दैट्स इट। होता क्या है, अगर फिर भी अगर मन में सवाल कुरेद रहा है तो समझ जाओ ये क्लास मेमोरी में लोड होती है। ठीक है, इतना समझ लो, ये क्लास मेमोरी में स्पेस लेती है। चलो, अब ये भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सिर्फ सिंटैक्स ध्यान रखो फिलहाल के लिए कि ये सिंटैक्स, जब ऊप्स पढ़ोगे तो ये सिंटैक्स का पूरा ऑपरेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमने अपनी क्लास का नाम बताया कि भाई प्रैक्टिस मेथड्स में मेरे को कॉल करना है मेथड को। अच्छा, अब प्रैक्टिस मेथड को रेफर करने वाला वेरिएबल यही है ना, p। जैसे हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 को रेफर करने वाला वेरिएबल a है। अगर मेरे को 10 प्रिंट करना है तो मैं a को प्रिंट करूंगा कि 10 प्रिंट करूंगा, बताइए। ए को। a को, मीन्स a इज एसोसिएटेड टू दैट कांस्टेंट, इन आवर केस 10। इसी तरह p इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू हुम, प्रैक्टिस मेथड्स क्लास। तो अब इस क्लास के अंदर घुसना है ना, तो इस मुनीम जी का सहारा लेना पड़ेगा। ये p को जो बोलो, मुनीम जी बोलो, ब्रोकर बोलो, जो बोलना है बोलो, अब यही आपका बेड़ा पार करेगा। यही जो p है, इसके ही मदद से अब आप प्रैक्टिस क्लास के अंदर घुसेंगे और फिर अपने मेथड को कॉल करेंगे। तो घुसने के लिए क्या करेंगे, अब ये मैं हटा लेता हूँ इंट वाला। हम जैसे ही लिखते हैं p, मतलब हम प्रैक्टिस मेथड क्लास को रेफर कर रहे हैं। डॉट से होता है अंदर, पेनिट्रेशन, लगाया डॉट, घुस गए क्लास के अंदर। डॉट ऑपरेटर से क्लास के अंदर घुस गए। जैसे ही क्लास के अंदर घुसे ना, इक्लिप्स हमें सजेशन देने लगा। इन बहुत सारे सजेशन में आपकी प्रैक्टिस मेथड क्लास का एक मेथड दिख रहा है, टेस्ट। सी हियर, सीधा टेस्ट पे हाथ रखें, कॉल हो गया। मतलब टेस्ट लिखना है, जैसा मेथड है वैसा बिल्कुल नाम, और सेमीकोलन तो आप जानते हैं क्यों लगता है, टर्मिनेशन के लिए। बस हो गया, इतना करेंगे, रन करेंगे और ये हो जाएगा। अब मैं इसका कंट्रोल फ्लो आपको समझा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, ये शुरुआत हुई हाय से, फिर मेथड चला, टेस्ट वेस्ट चला, फिर एग्जिट हुआ। ठीक है, एग्जिट, ये हमने यहाँ पे रन किया। अब इसको मैं एग्जैक्टली उठाता हूँ। ठीक है, विंडोज शिफ्ट एस ना, ये उठाते हैं हम पूरा यहाँ से इतना। ठीक है, आ जाते हैं पेंट में। ओके, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये हमने ऐड नहीं किया ना अभी। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट्स में रख लेते हैं ना, ये तो बहुत काम की चीज़ है। कहाँ पे करें, हाउ टू क्रिएट मेथड में, इसके नीचे। तो ये जो हमने बताया ना, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, इसको ही हमने यहाँ पे बना दिया है और डायग्राम के साथ भी समझा दिया। एंड आ जाइए इधर, एंड यहाँ से लेके पूरा इतना उठा लेते हैं और इधर पेस्ट करते हैं पेंट में। ठीक है, अब इसका फ्लो समझते हैं। फ्लो कैसे होगा भाई साहब, देखिए, मैं पेन ले लूँ ये वाला और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप भी जानते हो, ठीक है, आपको ही मालूम है कि कंट्रोल जो शुरू होता है वो मेरा मेन से शुरू होता है। मेन से शुरू हुआ, हु कॉल्स मेन, जेवीएम, है ना। तो जेवीएम ने मेन को कॉल किया। ठीक है, चलो ये तो जान ही रहे हो, मैं हल्का छोटा सा जेवीएम लिख देता हूँ यहाँ पे आपके मतलब याद रखने के लिए, जेवीएम। ठीक है भाई साहब, जेवीएम ने मेन को कॉल किया। अब मेन आया अंदर, ठीक है, मतलब सॉरी, कंट्रोल अंदर आया और कंट्रोल अंदर आके हाई प्रिंट हुआ। ठीक है, ये हमारा हाई प्रिंट हुआ। हाई होने के बाद अब आपका ये क्या हुआ भाई,
आपकी प्रैक्टिस जो ये क्लास है पूरी, ये पूरी क्लास ने मेमोरी में स्पेस ले लिया, ठीक है? मतलब मेमोरी के अंदर घुस गई। ये अब ये ना समझो तो ही अच्छा है मेमोरी वाला, ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रैक्टिस क्लास के अंदर जाना था, इसलिए हमने प्रैक्टिस क्लास को एक वेरिएबल असाइन किया, ठीक है? प्रैक्टिस मेथड क्लास के अंदर जाना था तो एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है? अब ये वेरिएबल किसको रेफर कर रहा है? प्रैक्टिस मेथड को। तो जैसे ही आपने लिखा पी, सीधा कंट्रोल गया इधर, ठीक है? जैसे ही आपने लिखा पी, सीधा कंट्रोल गया प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आपने जैसे ही लिखा डॉट, जैसे ही लिखा आपने डॉट लगाया, डॉट से अंदर घुस गए। चलो भाई साहब, तो अब हमारा कंट्रोल जो था वो अंदर आ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अब टेस्ट मेथड का नाम यहाँ दिया हुआ है तो टेस्ट मेथड चल जाएगा। टेस्ट मेथड चलने का मतलब है कि टेस्ट मेथड की जो बॉडी है, ये ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, इसके बीच का पूरा कोड चलेगा, पूरा कोड चला। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने की बात है कि जब ये मेथड मेरा पूरा चल जाएगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा क्या इसके क्लोजिंग में, या वापस आएगा? बताइए। जब मेथड मेरा पूरा चल गया तो कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए, नीचे या वापस? वो वापस जाएगा। वापस, नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखें। आपने कॉल किया था टेस्ट को, टेस्ट काम पूरा करके वो वापस आ जाएगा। भाई जो आपने टास्क दिया था, मिशन कंप्लीट हुआ, टेस्ट चल गया, चलो बेटा वापस चलो, वापस कंट्रोल यहीं पे आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें कंट्रोल फ्लो में। कंट्रोल फ्लो ध्यान रखें, डायग्राम बहुत ही गंदा है, आप अपने कॉपी में अच्छे से इसको बनाएं, बिल्कुल ठीक है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक ठाक बन जाए, ठीक है? अपने कॉपी में इसको बनाएंगे आप लोग। तो ऐसा मतलब यहाँ जेवीएम से आया, प्रैक्टिस मेथड्स का हमने एक वेरिएबल असाइन किया जिसके थ्रू हम पी लिखें तो प्रैक्टिस मेथड पे गए, डॉट लिखे तो अंदर गए, टेस्ट हमने लिखा तो टेस्ट चला। ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा चलने के बाद अब मिशन पूरा हो गया भाई। टेस्ट हमने बोला था, टेस्ट चल गया, तो चलाने के बाद कंट्रोल उसी लाइन पे वापस आता है। देन अब आएगा नीचे, एग्जिट प्रिंट करेगा और मेन बंद एंड प्रोग्राम बंद। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहले हाई एंड देन गया test1, देन वापस आया, फिर नीचे आया तो एग्जिट प्रिंट हुआ। ये हमारा आउटपुट, ठीक है ना? समझ में आया बात पूरी? बताइए, फ्लो क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया आपका फ्लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि भाई फ्लो कैसे काम करता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए अगर मेरे पास इस क्लास के अंदर एक नहीं दो मेथड है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, test1 है एंड test2 है, और यहाँ पे भी test2 कर लेता हूँ, और मैंने कॉल करी है test1, यहाँ test1 लिखना पड़ेगा। अब P से गए हम प्रैक्टिस मेथड पे, test1 से मेरा ये पूरा test1 मेथड चला, इसके बाद कंट्रोलर test2 पे जाएगा कि वापस आएगा? सवाल ये है। वापस जाएगा। बाकी लोग बताएं। वापस आएगा। वापस वापस आएगा। जाएगा। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस मेथड को हम चलाएंगे सिर्फ वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। वापस आएगा, एग्जिट कर देगा, ये test2 चलेगा ही नहीं हमारा, क्योंकि इस मेथड को हमने कॉल ही नहीं करा है, तो कहाँ से चलेगा? देखिए, हाई test1 एग्जिट। हाँ, अगर आपको कॉल करना है तो आपको दोबारा क्लास का, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो दोबारा आपको ये सिंटैक्स नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट को मैं आगे आगे समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बस सिंटैक्स के तौर पे मैं बस बोल दे रहा हूँ, तो ये सिंटैक्स आपको रखना है माइंड में। तो अब अगर आपको test2 चलाना है तो आप इसी रेफरेंस को n नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर int a इज इक्वल टू 10 है, तो a रेफर कर रहा है 10 कांस्टेंट को, तो अगर मुझे 10 बार 10 प्रिंट करना है तो मुझे क्या int a इक्वल टू 10 10 बार करना पड़ेगा, या a को मैं 10 बार प्रिंट कर सकता हूं? बताएं। अगर ए को प्रिंट करेंगे। हाँ, a को मैं 10 बार प्रिंट, 10 बार यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 2 बार प्रिंट करना है तो मुझे 2 बार int a इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा, वो तो ऐसा ही नहीं, एक ब्लॉक में 2 वेरिएबल नहीं बनता है।
तो ये ऐसा ही सीन ऐसा भी है कि आपने एक एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि रेफर कर रहा है आपकी इस क्लास को। अब उस रेफरेंस वेरिएबल से जितनी बार चाहो उस क्लास में घुस सकते हो आप। तो फिर से घुस जाओ, पी डॉट इस बार घुस के test2 चला दो, खत्म खेल। तो इस तरह से test1 test2 हम दूसरे क्लास के मेथड्स को रन कर सकते हैं। तो अभी कंट्रोल कैसा होगा, इसे test2 कर देना चाहिए था, ज़्यादा सही था, test2। तो अभी कंट्रोल बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। हमारा हाई आएगा, फिर अंदर जाएगा, टेस्ट आएगा, वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, test2 आएगा, फिर वापस आएगा, फिर एग्जिट करेगा, एंड मेन क्लोज एंड प्रोग्राम क्लोज। तो ये आपने आज क्या सीखा कि मेथड क्या होता है, मेथड क्यों बनाते हैं, मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं, और मेथड हम कितने टाइप का होता है, और मेथड कैसे बनाते हैं। सिंटेक्स आपको क्लियर हुआ, मेथड के कंट्रोल फ्लो क्रिएट हुए। अब नेक्स्ट सेशन में हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स के टाइप में आएंगे कि किन तरीकों से मेथड बनाए जा सकते। ये तो सिंपल हो गया ना। अब इसमें हम पैरामीटर लगा करके, रिटर्न लगा करके वो सब भी देखेंगे कि क्या मेथड को वैल्यू कैसे पास की जाए, और ये वॉइड के बारे में भी समझेंगे कि ये वॉइड हम इसको क्यों बोल रहे हैं। ये सब कल होगा, वैल्यू भेजना, वैल्यू वापस लेना, कभी भेजना कभी नहीं लेना, ये सब चीज़ों में उलझेंगे कल। और भी मेथड को मैं मतलब अलग तरीके से डिज़ाइन करूँगा, वैल्यूज़ वगैरह भेजूँगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।